तो शुभम, ये चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज का है। इसमें थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये वाला। तो जैसे ऑब्वियसली याद ही है, जैसे हमने जो है वो पढ़ा था, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ा था हमने, या फिर हम लोग टर्शरी सेक्टर के बारे में जब भी हम बात कर रहे होते हैं, तो हमारा जो सारा टर्शरी सेक्टर होता है वो एक तरीके का सर्विस इंडस्ट्री ही होती है हमारी। तो सर्विसेज क्या क्या है? बैंकिंग है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज देता है। बुक में डायग्राम भी बना हुआ है। तो ये सब बिजनेस सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो टाइप्स इसमें बता दिए हैं, ऑल्दो वैसे ये सारा सारा एक्सप्लेन करने को भी आएगा। तो जब से पहले जैसे इन्होंने बैंकिंग के बारे में बता दिया है, बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी है, बैंकिंग है, बैंकिंग में बेसिकली ये बताते हैं। तो बैंक और बैंकिंग में फ़र्क होता है शुभम। बैंक बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है। बैंक जो है वो जो काम कर रहा होता है उसको हम बैंकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से बता रहे होते हैं। और इसमें क्या है, बिजनेस जैसे इन्होंने क्या डिफ़ाइन किया है कि बिज़नेस जो है उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, असेट्स एक्वायर करने हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना है, डेली के खर्चे हो जाते हैं, और लोन वोन चाहिए होता है। इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए बैंकिंग जो है वो बहुत इजी जो है आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। डिपेंड्स, आपका कस्टमर प्रोफाइल है, आपका पेमेंट का तरीका ठीक है तो बैंक आपको लोन दे देती है। दूसरा इंश्योरेंस है, ये भी पढ़ा था कि रिस्क इन्वॉल्व होता है, चोरी चकारी, आग, नुकसान किसी भी तरीके का हो सकता है, तो इससे आपका जो है किसी भी तरीके का रिस्क होएगा तो इंश्योरेंस कवर करता है। ट्रांसपोर्टेशन है, ये आपको एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि गुड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड कहीं होते हैं और उसको देना ऑल ओवर इंडिया अगर हम लोग देखें या ऑल ओवर द वर्ल्ड देना होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। वेयर हाउसिंग स्टोरेज में मदद करता है। कम्युनिकेशन आपके जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग के तरीके से काम कर रहा होता है। जैसे आज भी क्वेश्चन आया हुआ था तो तुमने पूछा भी था इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बैंकिंग के बारे में बताया। तो कहते हैं बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के बारे में बताया। तो बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज़ वन इन विच transacts the business of banking, which means accepting deposits of money from the public for the purpose of lending and investment, and repayable on demand and withdrawable by check or otherwise। तो कोई भी बैंक वाला काम अगर कर रहा होता है तो आप क्यों लेते हो? पर्पस इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर लेंड करने के लिए। रीपेबल ऑन डिमांड है, मतलब जब इंसान उसको डिमांड करेगा, अगर अकाउंट में पड़े हैं पैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप मांग लोगे तो आपको मिल जाएगा। आप चेक या फिर आजकल एटीएम के थ्रू उसको विड्रॉ कर सकते हो। शुभम, तुमने सुना ही होगा कि टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो इसमें इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट सिस्टम होते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, इन्होंने सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में बताया। तो सेविंग अकाउंट, हम जैसे इंडिविजुअल जो होते हैं सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं। इसमें पैसा आप सेव इसलिए डालते ही इसलिए हो ताकि सेव कर पाओ, इसलिए इसका नाम सेविंग अकाउंट है। और इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, आपको एनकरेज करने के लिए आप सेव करो। बैंक आपको हर जो है ईयरली इंटरेस्ट दे रही होती है, विच डिपेंड्स 4 से 6% का। आजकल थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, कुछ प्राइवेट बैंक्स नए नए आए हैं तो 7% तक का आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। तो बैंकिंग है, सेविंग विद डिपॉजिट अकाउंट है। हम जैसे लोगों को बोला जाता है, और जो लोग जो है थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना चाहते हैं वो इसमें पैसा डाल देते हैं। इंटरेस्ट जो है आपको नॉमिनल रेट से 4% पर एनम के रेट से मिलता है। रेट ऑफ डिपॉजिट इज़ लेस दैन दैट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर अगर करोगे इसमें कम होता है। और इसमें होता भी क्या है, आप हर महीने पैसे डाल सकते हो, हर महीने निकाल सकते हो, चेक से निकाल सकते हो, एटीएम से निकाल सकते हो, कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है। करंट डिपॉजिट अकाउंट ये लोग ना जो बिजनेस करते हैं वो ये अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, ये सेविंग के लिए नहीं होता, ये आपकी डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं हम लोग बिजनेस करने के लिए। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती, जैसे सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है कि इतना ही पैसा निकाल या डाल सकते हो। करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट भी नहीं देती बल्कि कोई। ठीक है, तो इसमें करंट अकाउंट बिजनेस एंटिटीज़ कर रही होती है। डिपॉजिटर कितना भी पैसा किसी भी टाइम डाल सकता है, निकाल सकता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। रादर ये लोग कुछ सर्विसेज के पैसे चार्ज कर लेते हैं बैंक्स, एंड मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस अकाउंट बाय चेक और बाय एटीएम। जैसे पहले करंट अकाउंट पे एटीएम नहीं मिलता था, अब तो मिल जाता है एटीएम। जैसे मेरा खुद का करंट अकाउंट है तो एटीएम आप कार्ड आपको मिलता है, तो आप उससे पैसा वैसा निकाल सकते हो।
तीसरा जो है रिकरिंग डिपॉजिट है, जिसको आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। ये भी एक तरीके का सेविंग अकाउंट की तरह काम कर रहा होता है, रीअकरिंग की तरह है, बार बार आना। तो रिकरिंग क्या होता है कि ना, आपको जैसे हर महीने आप लोग एक लमसम अमाउंट फिक्स कर ले, तो जैसे 2000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी हो सकता है, हर महीने आपको जितने साल के लिए चूज़ करोगे, 1 साल 2 साल, वो हर महीने आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहेगा। कई लोग जैसे पर्सनली जाके डिपॉजिट भी करा देते हैं, वरना हर महीने ऑटो डेबिट हो जाता है। और जितने साल के लिए कराओगे, जैसे 1 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, तो 1 साल के बाद ही वो एक्सपायर होएगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट के साथ, आरडी में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट से, और वो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस वो लोग कर देते हैं। ये भी सेविंग्स एनकरेज करने के लिए होता ही है। ठीक है जी। फिर आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, ये सर्टेन लमसम अमाउंट होता है, 1,50,000, जैसे 10,000 मिनिमम होता है। 10,000 के मल्टीपल्स में जितना मर्जी कर लो, फिर जितना मर्जी, करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, जितना मर्जी करना है, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, जितना मर्जी आपको करना है। तो ये फिक्स पीरियड के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल, इस तरीके से हो जाता है। रेट इसका सेविंग और रिकरिंग डिपॉजिट से ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा लॉन्गर डिपॉजिट होगा, कहते हैं हायर द इंटरेस्ट रेट, पर यूजली ऐसा आजकल कम ही हो रहा है। और इसमें भी जो है रीपेबल बाय फिक्स टर्म है, जैसे अगर 1 साल का मैच्योरिटी है, 2 साल का, तो उसके बाद ही आपको मिलेगा। अगर उससे फॉर एग्जांपल अगर पहले पैसे चाहिए होते हैं आपको, तो थोड़ा सा सर्टेन अमाउंट कट के आपको मिल जाता है। ठीक है, ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में होता है। ये कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। शुभम 1 मिनट आया, 1 मिनट आया, हाँ 1 मिनट। और एक ऑप्शन और मिलता है शुभम हमें, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट का। इसमें ना 2 अकाउंट्स के फीचर होते हैं, सेविंग अकाउंट का भी और फिक्स अकाउंट में। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मान के चलो तुम्हारा अकाउंट है, तुम सेव कर रहे हो, तो MODS अकाउंट जब खुलवाते हो, तो इसमें हो क्या जाता है, जैसे तुम बोल रहे हो कि मैं हर महीने 50,000 रुपये जमा करा रहा हूँ, तो साल का 6 लाख रुपये हो गया। तो ना उसमें क्या होता है कि ना वो देखेंगे कि हर साल में अगर 6 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट कोई भी हो गया, जैसे 60,000, 70, 1 लाख, 10,000, बीच कुछ भी हो जाता है, 2 लाख, जो भी हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली FD में कन्वर्ट हो जाता है। उसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देते हैं सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है आपके अकाउंट में जब भी मैच्योरिटी होगी वो आता रहेगा पैसा। इसको हम लोग मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट्स अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें दोनों फीचर होते हैं, सेव भी करो, और जो भी ऊपर का आपको अलाउ करना पड़ता है बैंक को, तो आप जिनको बोल दोगे तो वो आपका ऊपर का जो भी पैसा होएगा एक सर्टेन अमाउंट से, वो सारा FD करा देते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, ये चीज़ करा जाता है, इसको हम लोग मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है सेविंग और फिक्स डिपॉजिट का। इसमें सेविंग जो है, जो भी ऊपर का होता है फिक्स, बाकी सारा ट्रांसफ़र फिक्स डिपॉजिट में हो जाता है। और इन केस सफिशिएंट फंड्स आर नॉट अवेलेबल इन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट टू ऑनर अ चेक इशू, द रिक्वायर्ड अमाउंट गेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट टू द सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ऐसा भी होता है। वैसे आजकल ये यूज़ नहीं किया जाता, बहुत कम करते हैं। और इसमें क्या है, अकाउंट होल्डर इज टू बेनिफिट फ्रॉम दिस अकाउंट, ही कैन अर्न मोर इंटरेस्ट एंड इट लोअर द रिस्क ऑफ डिसऑनरिंग योर चेक ऑल्सो। ठीक है, दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। अब तो वैसे ही बिजनेस को चलाने के लिए करंट अकाउंट यूज़ होता है, तो सेविंग अकाउंट तो खैर इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता। ठीक है जी। अब इसमें जो है, ये तो बहुत सारे अकाउंट हो गए। सेविंग हो गया इंडिविजुअल का, करंट हो गया बिजनेसमैन का, रिकरिंग डिपॉजिट इंडिविजुअल, फिक्स डिपॉजिट इंडिविजुअल या करंट बिजनेस वाले सब कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट जो है वो इंडिविजुअली कर पाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी कर पाती हैं, दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। अब बैंक जो है आपको बहुत तरीके की सर्विसेज देता है, काफ़ी तरीके की। तो एक तो सबसे पहले इन्होंने बैंक ड्राफ्ट का नाम दिया है, दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट है, तीसरा कैश क्रेडिट है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने नाम दिया है। एक सेकंड, बैंक ड्राफ्ट बेसिकली इसको डिमांड ड्राफ्ट बोला जाता है। ये ना नेक्स्ट टू कैश होता है। जो हम जैसे पहले क्या होता था पुराने टाइम पे ना, लोगों को पेमेंट अगर कैश जैसे चाहिए होती थी कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, कैश ले जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो लोग DD बनवा लेते थे, बैंक ड्राफ्ट बनवा। आप बैंक जाओ, आपके अपने अकाउंट से भी हो जाता है, अपने अकाउंट अपने बैंक में या कहीं और में भी जाके। तो आपने बोला जैसे हमारे पास 50,000 है, इसका ना 1 लाख रुपए इसका DD बना के दे दो, तो 1 लाख रुपए आप उनको दोगे, उस पर सर्टेन चार्जेस होते हैं। जैसे 1 लाख रुपए में 40 या 45 रुपये चार्ज होता है, वो 40-45 रुपये चार्ज करेंगे, आपको DD बना के दे देंगे। आप DD लेके जिसको भी देना है, जैसे मुझे देना है, तुमने मेरे नाम से DD बनवाओ और फिर उसको जाके आप सबमिट करा दो। ठीक है, तो आपको DD बन के मिल जाएगा और मैं अपने अकाउंट में डालूंगा, तो मेरे को जो है कैश फटाफट आ जाएगा 1 से 2 दिन में। ये चीज़ करी जाती है। तो ये नेक्स्ट टू कैश होता है एक्चुअली में। इसकी वैलिडिटी, चेक का क्या होता है, बाउंस हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो सकता। बैंक ड्राफ्ट फॉर श्योर नेक्स्ट टू कैश है। ठीक है,
तो बैंक ड्राफ्ट को डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स के लिए यूज़ किया जाता है। एनीबडी कैन ऑब्टेन अ बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन द बैंक। अ बैंक ड्राफ्ट इज ड्रॉन बाय अ बैंक ब्रांच और अनदर ब्रांच और सम अदर बैंक एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। बैंक इसके लिए थोड़ा सा कमीशन चार्ज करता है। बैंक जो है बैंक ड्राफ्ट दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर रिलेशन विद द बैंक, फ्री दे सकता है। जैसे बहुत अगर तुम्हारे अकाउंट में बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो डीडी बना के आपको फ्री में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैंक का उससे रूटीन चलता है एक तरीके से देखा जाए तो। दूसरी फैसिलिटी जो होती है ये बहुत कम लोगों को मिलती है, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे शुभम फॉर एग्जांपल कि जैसे तुम जो है बैंक के बहुत अच्छे कस्टमर हो, सबको नहीं मिलता, पहले बैंक सबके लिए कर देती थी, अब नहीं करती है। अब क्या होता है, तुम बैंक के बहुत अच्छे कस्टमर हो, तुम्हारे अकाउंट में मान के चलो क्या हुआ, एक टाइम पे तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़ा। अब तुमने क्या किया हुआ है, मुझे एक चेक इशू किया हुआ है 6.5 लाख रुपए का, ठीक है। अब तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए कम है। अब वो क्या होगा, जिसके पास नहीं होता तो नॉर्मली क्या है, वो चेक बाउंस होकर चला जाएगा। तो अब क्योंकि तुम्हारे बैंक के साथ रिलेशन अच्छे हैं, सब चीज़ें बढ़िया है, तो बैंक क्या करेगा, आप तुम फ़ोन करोगे कि मुझे ओडी कर दो, मेरा एक चेक लगना है 6.5 लाख रुपए का है, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, और जैसे ही पेमेंट आती है तो वो आप डेबिट कर लेना। बैंक यूजली ऐसा ही करती है, जैसे अकाउंट में आपके वो 1.5 लाख रुपए फालतू आ जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली डेबिट कर लेगी फटाफट, ठीक है, इस तरीके से कर लेती है। तो वो क्या करेगा, ओडी आपको करके दे देगा, जैसे ही मेरा चेक लगेगा तो मेरा चेक क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब क्या होता है, वो जो 1.5 लाख रुपए अमाउंट था जो तुम्हें चाहिए था एक्चुअली में, उसमें क्या होगा कि वो जो उस केस के लिए उस 1.5 लाख रुपए के लिए जो है बैंक आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी जितने दिन के लिए जो है आप उसको यूज़ करते हो, जितने दिन के लिए, ठीक है, जितने दिन के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर जैसे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जितने दिन के लिए यूज़ करोगे उतना ही इंटरेस्ट लगेगा, उससे फालतू इंटरेस्ट कोई नहीं लगेगा यहाँ पे। इसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ बताइए हमें। एक सेकेंड जो होल्ड करना, एक सेकेंड, ठीक है जी। ये बैंक ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन था जो कि मैंने तुम्हें समझाई। ये टेम्परेरी फैसिलिटी होती है शुभम, इसमें कोई जैसे बैंक आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाता कि आप पैसा हमसे ले रहे हो तो आपको कोई कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ये ट्रस्ट के बेसिस पे किया जाता है और कुछ कस्टमर्स के लिए ही करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत कम होता है, जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो उतना, जैसे 1-2 दिन के लिए जितना भी यूज़ किया, जो भी बनेगा 100, 150, 200, 250, 500, 1000 जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आप दे देते हो। समझ आई ये बैंक ओवरड्राफ्ट, समझ आया शुभम? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है कैश क्रेडिट, इसको सीसी भी बोला जाता है या कैश क्रेडिट बोला जाता है। कैश क्रेडिट एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है टू अ कंपनी, वैसे आजकल तो बड़ा भी हो जाता है, और सीसी क्योंकि ज़्यादातर बड़ा ही कराते हैं लोग, तो बोरोअर जो है क्रेडिट लिमिट दे देता है, उसके हिसाब से जो है आपको बैंक जो है उससे आप पैसा निकाल सकते हो। तो सीसी लिमिट में एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आज पहले तो आपको बिना सिक्योरिटी के दे देते थे एक सर्टेन अमाउंट तक, अब क्या होता है सिक्योरिटी रखवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखा ली, तो अगर पैसा आपको ज़्यादा चाहिए तो फॉर एग्जांपल, तो आप मान के चलो 1 करोड़ रुपए की अगर प्रॉपर्टी है तो 80 लाख रुपए उसमें से आपको मिलेगा। 80 लाख रुपए जो है आपको ना सीसी लिमिट करके दे देंगे, तो वो क्या होगा, एक अकाउंट खुलेगा कैश क्रेडिट का, उसमें आपका 80 लाख रुपये रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होता है, आप इसमें से कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको बिल्स लगाने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूँ, तुम बायर हो, तुमने बोला कि मुझे जो है 50 लाख रुपए का माल चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है मैं दे दूंगा आपको 50 लाख रुपए का। पेमेंट कह रहे पेमेंट आपको साथ के साथ दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरा ऑर्डर लगा हुआ है, एडवांस आया हुआ है, पेमेंट ले लो, थोड़ा बहुत मेरा चल जाएगा काम। तो 50 लाख रुपए का मैं तुम्हें बिल काट के दूंगा, वो जो भी इनवॉइस रेज होगा वो तुम्हें बैंक में लगाना होता है, उसकी पेमेंट मुझे रिलीज़ करोगे, कैश नहीं यूज़ कर सकते, तो वो अकाउंट में मेरे आ जाएगी। अब देखो क्या होगा शुभम, जो तुमने 50 लाख रुपए यूज़ किए ना शुभम, सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, बाकी 30 लाख पे नहीं लगेगा। जैसे आप लोन लेते हो, लोन में क्या होता है, लोन पे पूरे पे इंटरेस्ट लगता है। कैश क्रेडिट लिमिट में क्या होता है, जितना अमाउंट यूज़ करोगे, चाहे वो 5 लाख कर लो, 2 लाख कर लो, 50 लाख कर लो, 40 लाख कर लो, 5000 कर लो, 2000 कर लो, उतने पे ही इंटरेस्ट लगता है, बाकी पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। वो भी डेज के ऊपर है, जितने दिन के लिए होगा उस हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, बाकी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा।
ये भी डिपेंड करता है बैंक के ऊपर और कस्टमर के ऊपर। ये बैंक जो है फंडिंग देती है, इसके लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है, एंड वंस अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट हैज़ बीन गिवन द बोरोअर कंपनी कैन कॉन्टिन्यूसली ड्रॉ फ्रॉम द बैंक अप टू द स्पेसिफाइड अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ करी जा सकती है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो इन्होंने बताया, बैंकिंग टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड बैंकिंग सर्विसेज। समझ आई शुभम? ये इस इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस होता है बिल। ऑनलाइन बिल या नॉर्मल बिल? नॉर्मल जो बिल होता है, नॉर्मल टैक्स के साथ लगा के बिल जो होता है, कंपनीज तो बड़े बिल काटती है ना, बिल काटती है तो जाके आप करते हो। अच्छा, ठीक है। हाँ, 5 मिनट लो शुभम, और जो पढ़ाया अभी पढ़ो, फिर मेरे को बताना पढ़ लिया, फिर आगे करते हैं, जब तक मैं मैगी भी ख़त्म कर लूँगा। ई बैंकिंग के बारे में सुना है शुभम? ई बैंकिंग होता है ना? ई ई हाँ सुना है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पावर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में शुभम? क्या क्या चीज़ें आती है, क्या कर सकते हो बेसिकली इसमें? ऑनलाइन ही हो जाता है सब। हाँ, ऑनलाइन क्या क्या कर सकते हो? ऑनलाइन पेमेंट मंगा सकते हो, भेज सकते हो। हाँ वही। ई बैंकिंग बेसिकली सारी चीज़ों को कवर करके चलता है। तो ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, टाइप्स ऑफ, जैसे इसमें डिजिटल पेमेंट्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है, मीनिंग कि इंटरनेट और की वजह से जो है, और ये पॉसिबल हो पाया है कि हम इंटरनेट बैंकिंग हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स की वजह से भी हमारा डेली लाइफ में बदलाव आया है। ई बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग वर्चुअल बैंकिंग का पार्ट है। इंटरनेट बैंकिंग मीन्स एनी यूज़र विद अ पीसी एंड अ ब्राउजर कैन गेट कनेक्टेड टू द बैंक्स वेबसाइट टू परफॉर्म एनी ऑफ द वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन अवेल एनी ऑफ द बैंक सर्विसेज। पहले ये नहीं होता था, अब जो है कोर बैंकिंग सर्विसेज इंटरनेट की वजह से जो है आप ऑनलाइन बैंकिंग सारे के सारी कर सकते हो, ट्रांसफ़र पेमेंट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सब चीज़ें कर सकते हो। ह्यूमन ऑपरेटर नहीं होता है इसमें कोई, तो आराम से कस्टमर एंड पे आराम से हो जाता है। सेंट्रलाइज डेटा होता है, इंटरनेट पे आप आराम से काम कर सकते हो इसमें। एंड नए डिजिटल मार्केट की वजह से बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इंटरनेट पे सर्विसेज दे रहा होता है। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है, आपको बार बार बैंक नहीं जाना पड़ता, कस्टमर एम्पावर हो जाता है, काफ़ी हेल्प आपको मिल रही होती है। तो ई बैंकिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक इंटरनेट। इसमें आप सेविंग्स मैनेज कर सकते हो, अकाउंट चेक कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो अपने पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल, हैंडल कंप्यूटर से, ये सब चीज़ें होती है। और ई बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या आता है शुभम? एटीएम आता है सबसे पहले, 24/7 चलता है, 365 डेज़, कभी भी किसी भी टाइम जाके एटीएम से पैसे निकालो। पॉइंट ऑफ सेल्स है, पॉइंट ऑफ सेल्स भी 24/7 है, 365 डेज़ है। पॉइंट ऑफ सेल में वो मशीन होती है, मॉल वॉल जाते हो आप, देखो ना क्या मशीन होती है, स्वाइप करा दिया कार्ड तो पेमेंट उसके अकाउंट में चली जाती है, देखी होगी तुमने। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, क्रेडिट कार्ड्स है, ये भी सुना होगा। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश हो जाता है, जैसे पेटीएम वेटीएम में भी देखते हैं हम लोग, अमेज़ॉन पे है, पेटीएम है, गूगल पे, ये सब चीज़ें आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं एक लेवल पे। ठीक है, तो जैसे इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बताई है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या हो जाता है? एक ट्रांसफ़र ऑफ डेटा है वन कंप्यूटर सिस्टम से टू अनदर बाय स्टैंडर्ड मैसेज फॉर्मेटिंग विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। ईडीआई परमिट्स मल्टीपल कंपनीज पॉसिबली डिफरेंट कंट्रीज टू एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो आपकी जैसे वेब से, जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ईडीआई कुछ ऐसा ही कुछ होता है। विद इन कंपनी या आउटसाइड कंपनीज़ में आप ये जो है मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हो, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो आराम से, कंट्रीज़ आफ्टर कंट्रीज़ में। पॉइंट ऑफ सेल मैंने आपको बता दिया, एटीएम का हमें पता ही है। ठीक है जी, अब टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स पे शुभम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है, इसमें 2 चीज़ें आती है शुभम, ये याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप पता नहीं तुम्हें आई भी होगी है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एंड RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, दोनों पेमेंट ट्रांसफ़र का ही मैकेनिज़्म है कि आप इससे सर्टेन अमाउंट तक जो है पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। तो EFT क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी है एक बैंक से दूसरे बैंक में।
कहीं पे आपको उसको बैंक नहीं जाना पड़ता, आप इंटरनेट को यूज़ करके आपको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। दो तरीके हैं इसमें, NEFT है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, और RTGS। NEFT जो है नेशन वाइड सिस्टम है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी ब्रांच से किसी दूसरी ब्रांच में, हैविंग एन अकाउंट विद अनदर एनी ब्रांच इन द कंट्री। तो NEFT का जो लिमिट जैसे इन्होंने बोला है कि 2 लाख तक जो है आप कर सकते हो। 2 लाख से ऊपर अगर आप जाते हो तो RTGS आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब तो कई जगह जैसे बैंक में NEFT फैसिलिटीज़ फ्री है, 1 लाख तक कई लोग फ्री चार्जेस आपको बिना चार्ज के NEFT करने के लिए दे देते हैं। RTGS भी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोला जाता है हमको। जैसे NEFT में ना, NEFT 2 बार होती है दिन में, एक 10 साढ़े 10 बजे हो जाती है, एक 12 बजे हो जाती है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जब भी कर सकते हो RTGS, और रिफ्लेक्ट साथ के साथ होती है क्योंकि रियल टाइम है। जैसे तुमने मुझे जैसे 4 लाख रुपए भेजना है तो साथ के साथ आ जाएंगे। NEFT में फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे अगर मैं अभी NEFT इनिशिएट करूँगा तो तुम्हें सुबह जो है 10:30-12 बजे तक अकाउंट में पैसे आएंगे, ठीक है। तो फंड जो है RTGS के थ्रू, आप इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हो। मिनिमम ट्रांजैक्शन RTGS का 2 लाख है, 2 लाख से कम RTGS होता ही नहीं है। तो ये अंडरलाइन कर लेना इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है RTGS की, 1 करोड़ 2 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ जितना करना हो, जितना मर्जी करना RTGS में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया, दोनों इंटरनेट का यूज़ करके कर सकते हो। क्रेडिट और डेबिट कार्ड है, इसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। तो आजकल क्रेडिट डेबिट कार्ड से बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं। आपको किसी को पेमेंट करनी है, कहीं पे स्वाइप करा दिया, आराम से आप कर सकते। डेबिट कार्ड में तो शुभम अपना पैसा होता है खुद का जैसे तुम्हारा अपना सेविंग या करेंट अकाउंट है, वो तुम्हारा पैसा है। क्रेडिट कार्ड जो है वो किसी जो है बैंक आपको एज अ लॉयल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका क्रेडिट अच्छा है, पॉइंट्स अच्छे हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड बना के दे सकती है, जो आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत हो। उसको आप जो है जब भी जितनी दिन के लिए यूज़ करोगे आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर डिजिटल कैश है, इसको ई करेंसी, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, डिजिटल मनी, डिजिटल करेंसी बोला जाता है। रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच अ पर्सन कैन सिक्योरली पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट नेसेसरी इन्वॉल्विंग अ बैंक टू मीडिएट द ट्रांजैक्शन। तो बैंक को कुछ नहीं करना होता, ई मनी आप ट्रांसफ़र कर दो, आराम से काम हो जाता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, अभी तो ये सारे नहीं कर पाए हैं। और अगर आपका आधार नंबर जो है रजिस्टर्ड होता है बैंक में, तभी ये पे होता है। आधार नंबर टू आधार नंबर आप पे कर सकते हो, बट वही यहाँ बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। मोबाइल वॉलेट्स होते हैं शुभम, ये तो सुना ही होगा, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। पेटीएम है, मोबीक्विक है, अमेज़ॉन पे है ना, बहुत सारे आ गए हैं। तो ये इन्होंने बताया, तो ये वर्चुअल वॉलेट होता है। डिजिटल मोबाइल वॉलेट जो है, अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन बैंक अकाउंट में इनकोडेड हो जाती है, और जो भी आपके वॉलेट में पैसा आता है वो सीधा सीधा बैंक अकाउंट में चला जाता है। दिस एलिमिनेटेड द नीड टू यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड और रिमेंबर द CVV ऑफ 4 डिजिट पिन। तो इससे थोड़ा सा डेबिट कार्ड का यूज़ कम हो गया, लोग जो है पेटीएम के थ्रू, इस तरह के थ्रू काम अपना आराम से कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मैंने आपको बता ही दिया शुभम। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल बेसिकली कार्ड स्वाइप जब कराते हैं, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स वगैरह जाते होते हो, तो ये इंटरनेट के थ्रू काम चलता है। जैसे आप स्वाइप करा अमाउंट डालोगे, वैसे ही जो है फिजिकल POS, मोबाइल वर्चुअल POS होता है, आप उससे जो है पेमेंट दूसरे सामने वाले के अकाउंट में चली जाती है। तो ज़्यादातर दुकानें होती है, मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे आपको ये POS सिस्टम्स मिल रहा होता है। अब तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है ना, वेव पे भी आ गया है, कार्ड वेव करो और डेबिट हो जाते हैं पैसे, अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म यहाँ पे आ गए। तो टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट में शुभम ये आपको अच्छे से याद करना है, पॉइंट ऑफ सेल और इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद इन्होंने जो है इसके बेनिफिट्स भी बताए हैं ई बैंकिंग के। कस्टमर को क्या बेनिफिट होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ ई बैंकिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू कस्टमर, और व्हाट इज़ ई बैंकिंग, और इसका बैंक को क्या फ़ायदा होता है, दोनों चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई थी, ठीक है। तो कस्टमर को क्या फ़ायदा है, अब जैसे हम लोग हैं अब मैं भी जो है ई बैंकिंग यूज़ कर रहा होता हूँ, तो डिजिटल पेमेंट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी होती है, सब अपने हाथ में होता है, पता होता है कितना पैसा है, कहाँ है, 24/7 है, 365 डेज़ है, सब लोग भेज सकते हैं। मैं अभी भी चेक कर सकता हूँ, बैंक नहीं जाना है। पहले क्या होता था, जब इंटरनेट नहीं था, अगले दिन बैंक जाओगे, खुलेगा तो पूछोगे, क्योंकि मैंने ये सब देखा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बैंक जो है इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज पे हुआ है, सारे बैंक नहीं हुए थे। तो ये पूरा रेवोल्यूशन की वजह से सारा बैंकिंग सिस्टम चेंज हो चुका है। कस्टमर जो है परमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकता है कंप्यूटर से, टेलीफोन से, फ़ोन से,
और फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहता है, आपको पता होता है कितना पैसा कहाँ है, कितना खर्च करना है। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है बिकॉज अनलिमिटेड एक्सेस आप कर सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं होता कि बैंक आपको बोल रहा है अरे इतनी बार ग्रेट अकाउंट की लॉगिन किया है। और एक टेंशन ये भी ख़त्म हो जाती है कि आपको कैश लेके ट्रैवल नहीं करना पड़ता ये चीज़ हो जाती है। इससे बैंक को क्या फ़ायदा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाते हैं। आजकल तो सारे बैंक कंप्यूटराइज हो चुके हैं, इंटरनेट बेस्ड हो चुके हैं, अनलिमिटेड नेटवर्क आपको मिल जाता है और कितनी भी ब्रांचेस आप खोल सकते हो। ज़रूरत नहीं होती कि ऑब्वियसली एज़ पर आप भी ये भी देख सकते हो कि ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं होती, किसी भी पीसी कनेक्ट करके आप इंटरनेट यूज़ करके कहीं पे भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हो, बैंक को भी। एंड बैंक के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच के ऊपर लोड कम हो जाता है, सारे लोग ब्रांच नहीं आते। अब जिसको इंटरनेट बैंक, अब मैं बैंक पता है मैं भी बैंक नहीं जाता शुभम से, पता है कब जाता हूँ, सिर्फ मेरे को जब कैश डिपॉजिट कराना होता है, वो भी मेरा कैश डिपॉजिट 24/7 है। मतलब एटीएम जैसी मशीन है, उसमें अलग से मशीन होती है, एटीएम के अलावा ये मशीन होती है, मेरे बैंक में है ये। तो उसमें क्या करते हैं अब जब भी जाओ कभी भी 24/7 वो पैसा एक्सेप्ट करता है। आपके पास जो कैश है आप वहाँ पे अमाउंट डालो, मतलब आप वहाँ पे जा रहे हो, अकाउंट नंबर, उसका बॉक्स खुलता है, ऑटोमेटिक होता है वो, उसमें कैश डाल दो, कैश काउंट करेगा और रिकॉर्ड करके आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। एटीएम की तरह ही होता है। तो ये भी एक फ़ायदा आजकल बहुत सारे बैंक्स आपको दे रहे हैं। ठीक है जी, ये बेनिफिट्स हैं ई बैंकिंग के जो कि इन्होंने यहाँ पे बताए। समझ आई शुभम ये बात बेनिफिट्स वाली? हाँ जी। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल शुभम सारे कराए हैं? करा दो। नहीं, स्कूल में सारे कराए हैं, कोई छुड़वा दिया है? कराया। कराया, ठीक है। ये थोड़ा सा शुभम बड़ा टॉपिक है, तो इसके ना मैं आपको अभी देखता हूँ एक बार अगर कॉन्टिन्यूशन में हो जाए। ठीक है, मैं इसका एक टॉपिक पूरा करा देता हूँ पहले। ठीक है, तो इसको ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का, और इसको मार्क कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आगे के लिए भी जैसे आप जैसे बिजनेस में जाओगे तो काफ़ी हेल्प मिलती है इसको समझने में। ठीक है, मुझे तो काफ़ी मिली। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना बिकॉज हर एक चैप्टर से एक्चुअली काफ़ी हेल्प मिल रही होती है। तो ये इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं, और इंश्योरेंस हमारे काफ़ी तरीके के होते हैं। हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है पूरी ज़िंदगी का, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मेडिक्लेम टाइप्स, फायर इंश्योरेंस होता है आग वाग लग जाती है, और मरीन इंश्योरेंस होता है। मरीन मतलब जब आप कोई सामान समुद्र के थ्रू, सी रूट के थ्रू भेजते हो, शिप्स वगैरह के थ्रू, उसमें मरीन इंश्योरेंस कराना पड़ता है क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में यूज़ होता है। जैसे पापा से पूछना, पापा बाय एयर गुड्स भेजते हैं या बाय शिप्स गुड भेजते हैं, दोनों ऑप्शंस बताएंगे वो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये अब क्या कहते हैं तो कहते हैं लाइफ जो है फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड रिस्क है। कहते हैं चाहे इंसान है या कोई गुड्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है, आग लग सकती है, चोरी चकारी हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, रिस्क हो सकता है। इन सब रिस्क को ख़त्म करने के लिए जो है आप लोग जो है इंश्योरेंस यूज़ कर रहे होते हो अगेंस्ट लॉस कॉज बाय नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स। ठीक है, ये चीज़ हमें देखी जाती है और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है बिकॉज एक सर्टेन अमाउंट आप प्रीमियम का पे करते हो तो आपको जो है इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो एक ऐसा डिवाइस है जिससे अगर बाई चांस ऐसा लग रहा होता है कि लॉस होगा किसी भी अनसर्टेन इवेंट में, तो उससे जो है आपको कुछ ना कुछ रिकवरी ज़रूर हो जाएगी एज स्पेसिफाइड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे एक पार्टी अग्री करती है कि वो प्रीमियम देगी, जैसे हम लोगों ने अग्री किया कि इंश्योरेंस वालों को प्रीमियम देंगे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और ये हम लोग सामने वाले को देख सकते हैं कि बाई चांस हमारे जो है लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है, हम ये देख के चलेंगे। एंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस person whose risk is insured is called insured and the firm which insures the risk of loss is known as insurer। तो जिसको इंश्योर करा, जैसे मेरा अगर इंश्योरेंस हो गया है, तुम्हारा हो गया, हम लोग कहलाएंगे इंश्योर्ड। जो इंश्योरेंस करेगा हमारी वो इंश्योरर कहलाया जाता है। तो ये अंडरलाइन कर लेना शुभम, इंपॉर्टेंट है। इंश्योरर, इंश्योर्ड, इस तरीके से ये पूछ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के, इसके बिना जो है काम नहीं चलता है।
जैसे अकाउंट्स में होते हैं प्रिंसिपल, उसके बिना अकाउंटिंग नहीं हो सकती है, यहाँ पे भी होता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल इंश्योरेंस का इंडिविजुअल बिजनेस कंसर्न के लिए हो सकता है कि डेफिनेट अमाउंट आप देके किसी भी इनडेफिनेट फ्यूचर लॉस को आप कवर कर सकते हो। इंश्योरेंस क्या है, एक प्रीमियम आप देते हो ताकि आप रिस्क से बच सको, किसी भी तरीके के लॉस से बच सको। लॉस ऑफ रिस्क स्टिल रिमेन्स बट द लॉस व्हेन इट कवर्स इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एक्सपोज टू द सेम रिस्क। अब ऑब्वियसली क्या होता है, आपसे तो छोटा सा अमाउंट लेते हैं बट वो रिस्क सब में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्योंकि सब लोगों की जो है आग नहीं लगेगी, सब लोग नहीं मरेंगे एक्सीडेंट से, या सब लोगों के यहाँ चोरी चकारी नहीं होगी, तो सारे पॉलिसी होल्डर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग कराते हैं, उसको छोटा छोटा हिस्सा जो है इस तरीके से वो पुल आउट करके हो जाता है, ठीक है जी। ये चीज़ उन्होंने बताई है। तो इफेक्ट और रिस्क शेयर करे जाते हैं। अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल बाय ईच शेयर होल्डर इज सो फिक्स दैट पॉलिसी होल्डर इज फिक्स दैट अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ प्रीमियम फ्रॉम ऑल पॉलिसी होल्डर शुड बी इनफ टू पे फॉर द लॉसेज एक्चुअली सफर्ड बाय द पॉलिसी होल्डर, ठीक है, एंड टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड लीव अ रीजनेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत सर्विस के चार्ज, क्योंकि अब यही है ना, बात इंश्योरेंस तो बहुत बड़ी बड़ी कराते हैं बट प्रीमियम बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब ये आगे समझ में आएगा आपको सारा कुछ। तो जैसे इन्होंने सबसे पहली बात बताई है अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहली बात आती है अटमोस्ट गुड फेथ। ये क्या कहता है, जो इंश्योरर है यानी कंपनी है और जो इंश्योर्ड होगा, उन दोनों को अपने बारे में पूरी डिटेल्स ढंग से बतानी पड़ेगी, कुछ भी बात आपको नहीं छुपानी है, सारी की सारी आपको बतानी है। इसको अटमोस्ट गुड फेथ बोलते हैं, तभी आप इंश्योरेंस करा पाओगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इंश्योर्ड जो होगा उसको पूरी डिटेल देनी है, क्या रिस्क है क्या नहीं है, जैसे अगर कोई बीमार है तो वो बता दे, कोई नहीं है तो वो बता दे, अगर फैक्ट्री है तो वो अपने सब बता दे, सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। और इंश्योरर को भी जो है सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है डिस्क्लोज करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बोला है कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो है एक हार्ट पेशेंट है, बट वो LIC पॉलिसी लेते हैं और वो नहीं बताते कि भाई जो है मेरे को जो है हार्ट पेशेंट हूँ, और जब डेथ होती है तो उसमें लिखा होता है हार्ट अटैक से डेथ हुई है, तो LIC जो है इनको कंपनसेशन देने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं। अगर हार्ट पेशेंट हो तो उस हिसाब से आपको मेंशन करना चाहिए था, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम डिफरेंट हो जाता, ठीक है जी। तो ये इन्होंने यहाँ पे अटमोस्ट गुड फेथ में बताया, ठीक है। पहली चीज़ ये समझ आया शुभम, अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ। क्या ये सारा गुड फेथ क्या? अटमोस्ट गुड फेथ समझ आया, अटमोस्ट गुड फेथ जो अभी हमने पढ़ा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इजी लिखा हुआ है, बस इसमें यही होता है, यही बताना पड़ता है, जो जिसका इंश्योरेंस कराना है, जिसने इंश्योरेंस करना है वो सारी डिटेल्स बताए, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, उसने इंश्योरेंस ले लिया बिना बताया कि मेरा हार्ट पेशेंट नहीं हूँ, और उसके हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है, हम आपको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में बात आती है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है यहाँ पे कि ना, जो भी इंश्योरेंस कराता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा जैसे घर है और मैंने अपना घर लिया है, तो मैं घर की इंश्योरेंस कराऊंगा कि बाई चांस कुछ गड़बड़ वड़बड़ हो जाए तो इंश्योरेंस करा लेता हूँ। तो इसमें इसको बोलेंगे जिसकी ओनरशिप होती है उसका अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। तो जैसे सिंपल सी बात है, मेरा घर है तो तुम आके इंश्योरेंस नहीं करा रहे कि मैं अपने नाम पे करा लेता हूँ सर, कि कोई दिक्कत होगी तो आप मैं को इंश्योरेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। जो ओनरशिप जिसकी होती है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, किसी दूसरे का होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो सब्जेक्ट मैटर का जो है इंश्योरेंस का यही है, इंश्योर्ड का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। आप दूसरे के प्रॉपर्टी के ऊपर इंश्योरेंस नहीं करा सकते किसी भी चीज़ में, चाहे वो फ़ोन है, हेल्थ है, लाइफ है, गाड़ी है, फैक्ट्री है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमारा ही होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। एंड फॉर एग्जांपल अगर जैसे बिजनेसमैन है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन स्टॉक ऑफ गुड्स, उसका अपना स्टॉक है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। वो खुद ओनर होना चाहिए, किसी दूसरे के बिहाफ पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रस्टी है होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ और अदर्स हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी दूसरे के अगर ट्रस्टी के केस में हो जाता है, अगर दूसरे के बिहाफ पे आप कर रहे हो तो उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है कि मेरी प्रॉपर्टी बची रहे। सिमिलरली अगर मान के चलो अ पर्सन हु हैड एडवांस मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ फैक्ट्री दो इज नॉट द ओनर ऑफ द फैक्ट्री बिकॉज हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द फैक्ट्री। अब जैसे क्या है, मेरी फैक्ट्री है
तुमने मुझे 50 लाख रुपए का लोन दे दिया, अब तुम्हें दिक्कत है कि इसकी फैक्ट्री में रिस्क वाला काम होता है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो तुम फायर इंश्योरेंस ले सकते हो कि अगर कोई बाई चांस नुकसान होएगा तो उसका जो है इंश्योरेंस का पैसा मेरे पे आ सकता है, बिकॉज फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, इस तरीके से। फिर इन्होंने बताया इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी इन्होंने क्या बोला है शुभम, कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी सारे इंडेमिनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंडेमिनिटी वाली इंश्योरेंसेस होती है, तो कहते हैं जितना नुकसान होता है उतनी भरपाई होती है, जितना नुकसान होएगा उतनी भरपाई। जैसे मैं क्या, अगर फैक्ट्री है, मान के चलो तुम्हारे गोडाउन में 50 लाख रुपए का माल पड़ा था, पर आग लग गई, 10 लाख का नुकसान हो गया, और या 10 लाख की चोरी हो गई, तो 10 लाख रुपए का ही नुकसान मिलेगा। इंश्योरेंस 50 लाख का हो, पर नुकसान जो है भरपाई 10 लाख की होगी, ठीक है। जैसे आप जब ने देखा होगा गाड़ी ठुक जाती है कभी कभी, तो गाड़ी ठुक जाती है तो बोलते हैं पूरी गाड़ी, इंश्योरेंस तो पूरी गाड़ी का होता है, तो कंपनी वाले बोलते हैं हाँ ये दरवाज़ा ख़राब है, डिक्की ख़राब है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये चेक कर, ये तो नहीं बोलेगा पूरी गाड़ी चेंज करके दे देता हूँ। तो जितने का नुकसान होएगा इसको हम यही बोलते हैं, इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट यही होती है कि जितना आपका नुकसान होता है उतना ही आपको लॉस का जो है फ़ायदा मिलता है, बाकी का नहीं मिलता। लाइफ इंश्योरेंस इंडेमिनिटी नहीं होती। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, इंसान पूरा मरता है, ठीक है, पूरा मरेगा, पार्ट में नहीं मरेगा, कुछ भी होएगा तो उसको नुकसान पूरा ही होगा। जैसे अगर इंसान मर गया तो पूरा मर गया, ये तो ना आधा मरा है तो आधे पैसे दे देंगे, या आधा कोई नुकसान हुआ है तो आधे आधे के पैसे दे देते हैं, उसको पूरा ही नुकसान होता है, ठीक है जी। तो ये इन्होंने बताया कि ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर एंड मरीन आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, द इंश्योरेंस अंडरटेक कॉम्पनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस कॉज हर डिम ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन है, उसके पास 4 लाख रुपए के गुड्स है, आग लग जाती है, तो उसको जो है 4 लाख तक का ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, बट अगर एक्चुअली में जितना लॉस है उतना ही मिलेगा, चाहे 2 लाख का हुआ, 1 लाख का, उससे कम। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है, बिकॉज वन कैन नॉट एस्टिमेट द लॉस ड्यू टू द डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कितने का नुकसान हुआ है, पर जितना हुआ है जितने का इंश्योरेंस होएगा उतना पैसा आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है जी। ये इन्होंने बताया। फिर इन्होंने बोला है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा सिंपल सी बात है, अपनी कन्वीनियंस के लिए शुभम लिख लेना, कॉज के बारे में बताया हुआ है। इमीडिएट कॉज हमें देखना होता है कि किससे नुकसान हुआ है, ठीक है, आग लगने से हुआ है, चोरी होने से हुआ है, ठुकने से हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर से हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर ये प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर नुकसान किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा कॉजेज से होता है, हम सबसे पहले डायरेक्ट कॉज या डोमिनेंट कॉज देखते हैं, इफेक्टिव कॉज देखते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली में नुकसान हुआ है। द इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट लायबल फॉर द रिमोट कॉज, कि इसकी वजह से ये हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा ये हुआ है, रिमोट कॉज हम लोग देखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ फायर इज एक्सेप्टेड द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉ, इफ देयर हैड बीन नो फायर एंड गुड्स वुड हैव डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव हीट, द इंश्योरेंस कंपनी वुड नॉट बी लायबल टू पे द कॉम्पनसेशन, ठीक है। गर्मी से पिघल गए गुड्स या ख़राब हो गया, आग लगी है तो दे देंगे, अगर कुछ और हुआ है तो नहीं देंगे, ठीक है, ये कॉज हमें देखना पड़ेगा। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन है। डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन क्या कहता है, जब आपको, जैसे आपको क्या करता है, जैसे मान के चलो तुम्हारी, जैसे मेरे साथ ये हुआ था, जैसे हमारी, मैंने 2017 में ना अमेज खरीदी थी, होंडा की नई गाड़ी खरीदी थी, तो 3 महीने हुए थे। जैसे हर साल हम लोग घूमने जाते हैं, इस साल नहीं गए थे, तो हुआ क्या, उस टाइम पे जुलाई में घूमने गए थे हिमाचल तो वहाँ पे 1-2 दिन घूमे फिरे, एक जगह और जाना था, वहाँ गए, 1-2 दिन रुके वहाँ पे। तीसरे दिन क्या हुआ, जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे हम लोग, और जो है वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई। लैंडस्लाइड हो गई, मेरी बिल्कुल नई गाड़ी थी और एक फ्रेंड की एक्सयूवी थी, उसको भी 1 साल हुआ था बिल्कुल। तो पहाड़ गिरे, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, बहुत मतलब एक्चुअली में सॉलिड पत्थर, कोई मिट्टी विट्टी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पक्के पहाड़ थे। तो पहाड़ गिरे हैं और दोनों गाड़ियों के ऊपर गिर गए और गाड़ी बन गई पापड़, ठीक है, फ्लैट हो गई एकदम, जो प्लेट के माफिक, इस तरीके से। अब वहीं से उसको ले के आया सब चीज़ें, क्योंकि अब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज को बोलते हैं कि गाड़ी का हो गया टोटल लॉस। टोटल लॉस के केस में आपको जो भी इंश्योरेंस वैल्यू होती है आपको मिल जाती है, जैसे जितना भी आपकी इंश्योरेंस वैल्यू होती है। अब इस केस में क्या हुआ, जब कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा देती है, तो कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी, वो मालिकाना हक, ओनरशिप जो गाड़ी की वो कंपनी की हो जाए। अब ये नहीं होगा कि मेरे को गाड़ी के भी पैसे मिल गए और मैं बोलूँगा इसका कबाड़ी वाले को भी मैं ही बेचूँगा, क्योंकि गाड़ी कबाड़ी वाले को बिकती है, ठीक है। मायापुरी में बिकी थी हमारी गाड़ी कबाड़ी को, ठीक है, इस तरीके से। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आपको कॉम्पनसेशन का पैसा मिल रहा है, कंपनी ने बोल दिया कि मिल जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। ओनरशिप किसके पास, जो भी वैल्यू हो, कबाड़ी हो, आग लग गया हो, डब्बा क्यों ना बचा हो, कुछ भी ना बचा हो, वो सारा ओनरशिप चला जाएगा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के पास। इसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन बोलते हैं। एंड इसको
मैं जो इंडिविजुअल होगा इन शॉर्ट वो उसको बेच के फ़ायदा नहीं निकाल सकता, बिकॉज उसको इंश्योरेंस कंपनसेशन पूरा पूरा ही मिलेगा। ठीक है, समझ आई शुभम ये वाली बात, सब्रोगेशन वाली? हाँ जी। ठीक है जी। ओके। और लास्ट इन्होंने यहाँ पे बोला है कंट्रीब्यूशन। जैसे कई बार क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी भी अपना इंश्योरेंस कंपनी भी रिस्क नहीं लेती ज़्यादा, उनको लगता है कि ये कंपनी के साथ अगर हम काम कर रहे हैं या कुछ हो सकता है इस कंपनी में तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, ठीक है, जैसे मान के चलो हाईली रिस्क वाला काम है, हाई रिस्क वाला, तो वहाँ पे अगर मान के चलो कोई बोल रहा है 10 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो एक कंपनी बोल सकती है भाई 10 करोड़ का तो नहीं करके हम आपका 7 करोड़ का रुपये इंश्योरेंस कर सकते हैं, तो बाकी के 3 करोड़ का इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी, कोई दूसरी कंपनी करेगी फिर। तो ये क्या हो गया, इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हो। ठीक है, तो जैसे तुम एक इंश्योरेंस कंपनी में, मैं हूँ, हमें तीसरे बंदे का इंश्योरेंस करना है, तो मैंने 7 करोड़ दे दिए, तुमने 3 करोड़ दे दिए, उसका इंश्योरेंस उसको 10 करोड़ का कराना था कंपलसरी, पूरा हो गया। अब देखो क्या होगा, बाई चांस शुभम अगर लॉस होता है तो हम दोनों, अब कायदे से तो क्लेम करेगा वो, मेरे से भी करेगा और तुमसे भी करेगा। अब देखो होएगा क्या इसमें, कहते हैं जब एक से ज़्यादा पॉलिसी लेते हो सेम रिस्क को कवर करने के लिए, इसको डबल इंश्योरेंस बोलते हैं। इस प्रिंसिपल के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, अगर आपने एक से ज़्यादा पॉलिसी ले रखी है, देन द इंश्योरेंस विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम एंड कॉम्पनसेट हिम फॉर द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस। Separately, the insured cannot claim total loss from each insurer because he has no right to recover more than the full amount of his actual loss. So, if the full amount is recovered from one insurer, the right to obtain further payment from other insurance ceases, and the insurers who had paid claim the right to call upon the other liable insurer to contribute for the loss of payment. तो जैसे अब इन्होंने केसेस बताए, ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा। एक बिजनेसमैन है, उसने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, 3 लाख रुपए इंश्योर करा दिए ए से, नहीं, हाँ, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया ए से और 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया बी से। अब आग लग गई, 1,60,000 रुपये का नुकसान हो गया टोटल। ठीक है, तो हम लोग ए कंपनी से इंश्योरेंस का पैसा लेके भी पूरा कर सकते हैं या बी से भी कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट कम है। तो इंश्योरर ए और बी जो है कंट्रीब्यूट करेंगे 5:3 के रेशियो में। जैसे टोटल है, आप देखोगे 5:3, 8 लाख है ना, 5:3 के रेशियो में कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1 लाख का 3/8 जो है एक कंपनी पे करेगी, और सॉरी 1,60,000 का 3/8 कोई और पे करेगा, और 1,60,000 का 5/8 कोई और पे करेगा, रिस्पेक्टिव टू द बिजनेसमैन। ठीक है, यही इन्होंने मेंशन किया। जैसे मैंने बताया, अगर 10 करोड़ है, 6 करोड़ का अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो 7:3 का रेशियो चल रहा है, 7:3 में उसको डिवाइड कर दोगे, 7/10 मैं दूंगा, 3/10 तुम दोगे। ठीक है, उसके नुकसान को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक जगह से पूरा पूरा नहीं मांग सकते, कहीं वो देना। इसको हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। समझ आई शुभम ये बात? हाँ जी। ठीक है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है शुभम, और इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आता है हर साल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है हर एक, मतलब सारे, ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको डीपली समझना पड़ेगा। तुम्हें समझ तो आ गया ना सारा ये? हाँ जी, ठीक है। तो आज हम फिर शुभम इतना ही करते हैं, बाकी फिर थोड़ा सा ही बचा है, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ डिस्कस करके कर लेंगे। ठीक है शुभम? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच शुभम।